आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर्रहमान अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और वकला के मसाइल बेतहाशा पाए जाते हैं। तहरीक कोई सी भी हो, यही वकला और यही काला कोट दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अदलिया की आज़ादी हो या जज साहिबान की बहाली का मैटर, यही वकला दीवार बनकर खड़े होते हैं। और इन्हीं वकला पर आजकल देखने में आया है कि तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कत्ल किए जा रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मेहमान कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम वकला के मसाइल और उनका हल के हवाले से मारूफ कानूनदान जनाब बैरिस्टर उज़ैर ए.के. गौरी साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। जनाब, मैंने करियर का स्टार्ट जो है सर वो आप बिलोइंग कहाँ से करते हैं सर? अच्छा, मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ। मैं अपना सिंध से और कराची की पैदावार हूँ। जी। यहीं की गलियों में मैं पला बड़ा हूँ और बाई कास्ट जो है वो मैं वॉरी हूँ। हम्म। जी। अपनी इब्तिदाई तालीम के सफ़र में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था ए हम्म। लेवल्स के बाद। ये फाइनल में मैं आया था फिर, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी एंसेस्ट्री, आप ये कह लें जनरेशन मेरी जी। एडवोकेसी से चल रही है। तो इंटरेस्ट मेरा क्योंकि डेवलप ज़्यादातर इस तरफ हुआ एडवोकेसी की तरफ, तो मैंने एलएलबी करने के बाद एडवोकेसी ज्वाइन करी। हम्म। और एडवोकेसी ज्वाइन करने के कुछ अरसे में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। जी। देन आई सर्व जुडिशरी, और ड्यूरिंग उसी टेन्योर के अंदर 2019 में मैं लंदन चला गया था। फिर मैं वहाँ से वापस आया, वहाँ से बार एट लॉ मैंने कर लिया। आई एम अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ लिंक्डइन इन। हम्म। विद डैट मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। एम फिल टू और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी सर मुझे। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आप माजी की तालीम के बारे में बात करें तो माजी की तालीम होती बहुत अच्छी थी, पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की उसमें काफ़ी हद तक हम्म। कमी थी। अब आप देखें, अब आप एआई का दौर आ गया है, हम्म। टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है और लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो मशीनों की तरफ ज़्यादातर बढ़ गई है। जी। पहले तो ये होता था कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल किया करते थे, अब उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ती। रिसर्च हमें करनी होती थी, हम किताबें वगैरह खोलना खोलना जी। पड़ती थी हमें। अब क्या है, अब आप मेटा हो गया, एआई हो गया और मल्टीपल सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि उसका बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि अब जजेस भी उसको जजमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। ये हमारे लिए जहाँ पॉजिटिव साइन है वहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, जी। क्योंकि आप अपना जो लॉ एक्यूमेन है आप एक मशीनों के और टेक्नोलॉजी के हाथ में आपने दे लेकिन दिया है। सर फिर भी पाकिस्तान में तालीम आम है, फिर भी गरीब का बच्चा 1 करोड़ से ज़ायद बच्चा तालीम से महरूम नज़र आता है। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? मैं बताऊँ आपको, असल में अगर आप देखें तो जीडीपी एनालिसिस अगर आप करें मुल्क जी। के, तो हम अपने जीडीपी का 1% से कम का हिस्सा, आपके लिए बहुत ही माइन्यूट हिस्सा, एग्जैक्ट फिगर मुझे जी। याद नहीं, बहुत ही माइन्यूट हिस्सा अपने जीडीपी का हम एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं। हम्म। और जब हम एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं उसके बाद हमारे जितने भी गवर्नमेंट जो स्कूल्स वगैरह है वहाँ पर जो टीचर होता है वो पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, जी। तनख्वाहें ले रहे हैं, गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं। हम्म। जगह जगह आप देखें कचरा कुंडी खोला हुआ है इन्होंने स्कूल्स के अंदर। जी। और आप अगर, मैं तो यकीन करें, जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ तो मुझे शर्म आती है ये देखते हुए कि जूतों की दुकान के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है जी। और किताबों की दुकान खाली पड़ी खाली होती है। पड़ी होती तो जी। हमारे मुल्क की जो ये सोच जो है अवाम की, इस हम्म। अवाम की सोच को चेंज करना ज़रूरी है भाई। सर। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ चले जाएं या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चले जाएं, वहां देखें, वहां किताबों की दुकानों पे इतना रश आपको जी। मिलेगा और जूतों की और कपड़ों की दुकानों पे कम मिलेगा। हम इन चीजों से जब बाहर आएंगे उसी वक्त हम काम तो सही तरीके से आपके कर सकते हैं। निगाह में निज़ाम तालीम को कैसे फ़ाल बनाया जाए? निज़ाम तालीम देखें, सबसे पहले तो मैं ये वाली बात बोलूँगा कि हमें अपने जितने भी हमारी एलोकेशन होता है जी। जीडीपी का, उसका एक बजट का एक कंसिडरेबल अमाउंट हम गवर्नमेंट स्कूल्स को दें, जी। गवर्नमेंट कॉलेजेस को दें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को दें।
नई यूनिवर्सिटी कायम करें, नए कॉलेजेस बनाएं, नए स्कूल बनाएं, और खास तौर पे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जी देखिए प्राइवेट स्कूल्स के अंदर या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो वेरी हाई सैलरी ले रहे होते हैं, जी वहां से बिल्कुल। उठा रहे होते हैं, क्यों ना इनकी सैलरी भी उठा के उसी स्टैंडर्ड की कर दी जाए। हम्म, तो मैं मुझे यकीन है कि अगर इनकी सैलरीज बढ़ा देंगे, इनको पर्क्स वगैरह देंगे, तो क्यों गवर्नमेंट जो टीचर है वो क्यों स्कूल में नहीं जाएगा, फिर क्यों बच्चे नहीं जाएंगे। हम्म। मुझे लगता है कि अगर हम एलोकेशन जो है वो प्रॉपर करें, एक सख्ती का निज़ाम रखें, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सकता सर, आला तालीम हासिल करने के बाद आप शोबे वकालत की तरफ कैसे राग़िब हुए? देखिए उसमें हुआ ये था कि मैंने कहा ना, मेरी जनरेशन चल रही है हमारी जी। एडवोकेसी की। तो क्योंकि जनरेशन चल रही है तो मेरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उस तरफ था, हमेशा से था। हम्म, तो उसमें हुआ ये कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी से, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी से मैंने टर्न किया हम्म, एडवोकेसी की तरफ। फिर मैंने फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर मैंने एक्सपर्टीज हासिल करी अपनी। फिर जुडिशरी में मैं आ गया, तो ये कह ले कन्वर्जन जो है ये मेरे खून में मौजूद था। जी। तो तो ये है। किन उस्ताद मोहतरम से आपने रहनुमाई हासिल फरमाई, जैसे कि आपके वालिद मोहतरम है और जी आपके पूरा ख़ानदान जो जी जी, है पहले एडुकेसी सबसे में? जी सबसे अव्वल तो हमारे वालिद साहब ही हैं। जी हमारे वालिद साहब ने हमें प्रॉपर गाइड किया, जी प्रॉपर तरीके से पढ़ाया, हर चीज़ करी। फिर उसके बाद इस फील्ड में उँगली पकड़ के चलना सिखाया हमारे जी वालिद ने हमें। हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं, आज तक उनके, वो नहीं है लेकिन अभी भी हमारे साथ ही हैं। जी अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे जो अपने उस्ताद थे, खास तौर पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वाले जो उस्ताद होते हैं, जी तो उन्होंने कहा कि अपने अंदर के आदमी को पहचानो, जी और जो चीज़ आपके अंदर पेड़ मौजूद है वही वाली आप फील्ड को फॉलो करें। तो इसी वजह से मैं इस फील्ड की तरफ आया। बहुत सारे नाम हैं, किसी एक का नाम ले लूँगा हम्म। तो वो बुरी बात हो जाएगी, तो नाम इस वजह से किसी एक सर, उस्ताद का जैसे नहीं कि ले रहा। आप जैसी शख्सियत ने अपने सीनियर से प्रैक्टिस हासिल की, आला ओहदों पर और आला मुकाम पर मौजूद हैं, लेकिन आजकल के दौर में देखने में आ रहा है कि नए आने वाले वकला शॉर्टकट चाहते हैं। तालीम से आगाही फराहम नज़र नहीं आती उन्हें, आर्गूमेंट्स के मौके पर उन्हें बोलना नहीं आता। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये जो कल्चर, थोड़ा-सा कल्चर हमें चेंज करना पड़ेगा। हम्म, हमारी एडवोकेसी में हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें एक बात सिखाया करते थे, और ख़ास तौर पे मैं तमाम के तमाम हमारे जितने भी वकला, सीनियर्स वकला हैं, मैं जी उनसे ये बात, उनकी तरफ मैं ये बात कहना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि जूनियर्स को एक बात सिखाएँ, जैसे हम्म, मैं भी अपने जूनियर से कहता हूँ कि आप इस फील्ड में आए हैं एक्सीलेंसी के लिए, हम्म, आप इस फील्ड में आए हैं काम सीखने के लिए। हमारे वालिद कहते थे कि बेटा 5 साल तक तो आप भूल जाओ कि आप कुछ काम बिल्कुल। आओगे। 5 साल तक आपने सिर्फ अपने जूते रगड़ने हैं। हम्म, जब जूता टूटे तो समझ जाना कि कुछ वकालत आ गई। जी और अभी भी हमें कुछ वकालत आती है, क्योंकि वकालत हम्म, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो ये सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जूनियर्स को प्रॉपर गाइड करें कि शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट की लाइफ भी शॉर्ट होती है। हम्म, और फिर आप देखिएगा ऐसे जितने भी लोग हैं जो हमारे मेरे भाई हैं, वो भी ऐसे जितने भी हमारे वकील हजरात भाई जो हैं, जो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, अर्ली पैसा कमाने की तरफ जाते हैं, फिर वो शॉर्ट में ही रहते हैं, वो जी चले जाते हैं, वो लॉन्ग स्टे नहीं करते, वो हम्म। लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनते। सर, देखने में आया है कि आजकल जो है वकला पर तशद्दुद किए जा रहे हैं, जैसा कि आमिर वरैस साहब पर कातलाना हमला किया गया, ख्वाजा शमसुल हसन साहब को कत्ल किया गया। यही वकला और यही काला कोट माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक दीवार बनकर खड़े रहते हैं कोई भी तहरीक को। तो अदलिया की आज़ादी और जज साहिबान की बहाली के मीटर पर ये वकला इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चलते हैं, लेकिन इन्हीं वकला पर जुड़ी एफआईआर भी दर्ज की जा रही हैं। तो इसका कोई हल है सर? अ, देखिए मैं ये आपके इस सवाल में 2 पहलू निकल रहे जी हैं। पहला पहलू ये निकल रहा है कि हम इस चीज़ के लिए जो जितनी भी हमारे साथ ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हम्म, हैं? और दूसरी ये है कि हमारे ऊपर ही जो एफआईआर हुई है, उसके ऊपर क्या कर जी सकते हैं? 2 जो मैं समझा हूँ। जी देखिए, जहाँ तक पहले सवाल का जवाब है, हमारे आमिर भाई जो हैं, प्रेज़ेंट जो हैं, उनको बुरी तरीके से मारा गया। जी हमारे जावेद भाई को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, उनके जी पैर पे गोली मारी है। इत्तेफ़ाक से मार रहे थे, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी, तो वो हम्म, बच गए। और हमारे ख्वाजा शम्स भाई उनको शूट कर दिया, मलिक नासिर भाई उनको मार जी दिया। ये रिसेंटली अभी तकरीबन 2 महीने 3 महीने के जी अंदर में ये बिल्कुल। सारे वक़्वा हुए हैं। हाईली कंडेम करता हूँ मैं इन वक़्वात को। लेकिन जो आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ को बंद करने का निज़ाम इस मुल्क में है। हम्म, जो हक की बात कर रहा होता है, वो कुछ अरसे तक हक की बात करता है, उसके बाद उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। हम्म, मैं इस पे ये वाली बात कहना चाहूँगा कि
वकला की प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, पर वो प्रोटेक्शन, वकला प्रोटेक्शन एक्ट की सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रही है। जी। मैंने ये तजवीज़ भी की थी कि जब मैंने बात की थी हमारे जनरल बॉडी से, मैंने ये वाली बात बोली थी, मैंने कहा कि वकला की प्रोटेक्शन के लिए हमें सर्टेन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है हुँ, कि वकील पर अगर कोई हमला हो रहा है या वकील कोई शहीद किया जा रहा है, तो उसके लिए ऐसा करना चाहिए कि वो गफलत और लापरवाही की वजह से होता है, सिक्योरिटी लैप्स की वजह से होता है, तो हुँ, सिक्योरिटी लैप्स इस चीज़ का सबब बनती है। जी, क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स सबब बन रही है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे गवर्नमेंट इदारों का काम होता है, स्पेशली कंसर्न्ड एसएचओज़ एंड जी, डीएसपीज़। तो जितने भी ऐसे केसेज़ हैं जो हमले या वकील को एक शहीद किया जा रहा है, तो ऐसे केसेज़ के अंदर 322 के अंदर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कंसर्न्ड एसएचओ और डीएसपीज़ को भी। उससे ये होगा कि ये जितने भी वक़ूए हैं, ये बंद हो जाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि हर एरिया के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है, वो वीवीआईपी कैटेगरीज़ को नोट करके रखती है। नोट करते हैं, उनको जी, वो प्रोटेक्शन दे रही होती है थ्रू जी, इंटेलिजेंस, हुँ, विदाउट इवन नोइंग देम। जी, तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा हमारे गवर्नमेंट इदारों से कि भाई जितने भी वकील हैं उनको वीवीआईपी ट्रीट करें, हुँ। उनको विदाउट नोइंग देम उनको कुछ प्रोटेक्शन हासिल करें। हमें खतरा कोर्ट के अंदर इतना नहीं होता, हमें खतरा होता है लेकिन सर बाहर। अभी आपने बात की है इम्प्लीमेंटेशन की, सूबाई हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और बेबस नज़र आती है। इसकी वजूहत क्या है इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद कराने में? देखिए इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। सबसे पहले तो मैं इस पे ये वाली बात बोलना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जी, राइट, वो फंड रिलीज़ करने की जो अथॉरिटीज़ है ना, उस पे ज़रा ध्यान दें। ठीक। जहाँ पर अगर बल्दियाती निज़ाम को चेक्स इश्यू किए जा रहे हैं और उसके ऊपर डबल साइनिंग हुँ, अथॉरिटीज़ हैं और एक ही जो शख्स हैं, उन्होंने दोनों चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, हुँ, तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर फंड रिलीज़ होंगे नहीं, तो काम होगा नहीं। होगा नहीं, लेकिन सही। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक जो है ना कराची को खोद तो दिया है, जी। काम अल्लाह करे हो जाए। खोद तो दिया है, सर, काम अल्लाह करे हो जाए। सिटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की आपकी ख़िदमत बुलंद बाला हैं। निचली सतह की अगर बात की जाए, तो निचली सतह की अदालतों का मेयार नाकाबिले बर्दाश्त नज़र आता है। जैसे कि वकला के चैम्बर के बड़े मसाइल पाए जा रहे हैं, पार्किंग के बड़े मसाइल पाए जा रहे हैं, साइलिन के लिए बैठने की जगह नहीं है, वॉशरूम वगैरह नहीं है। तो इस हवाले से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कराची बार का, तो इस हवाले से आपके पास क्या तजावीज़ और क्या मंशूर है? हाँ। देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया, पार्किंग के हमारे पास मैसिव इश्यूज़ जी, हैं। आप वहाँ पर गाड़ी लेके जाएँ, आप 2-2 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, जी। ये बहुत बड़ा इश्यू है। पार्किंग हमने बनाई है, पर वो पार्किंग हमारे लिए काफ़ी नहीं नहीं पड़ है, रही जी, है। और अभी तो एक प्लाज़ा भी पूरा खड़ा कर रहे हैं, जी। जहाँ पर जो है नई कोर्ट्स बनेंगी और उसी एरिया के अंदर ही खड़ा कर रहे हैं, नई हुँ, कोर्ट्स बनेंगी और फिर वहाँ पर अदालतें शिफ्ट करेंगे। जी, देखिए मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये जी, बोलना चाहता हूँ कि हमें कम चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज़ अगर कर लेना हम, जी, तो हमारे लिए बेहतरी है क्योंकि हमारे पास जगह कम है, जी। जगह कम है। अब हम अगर पार्किंग एरिया बना रहे हैं, हुँ, पार्किंग एरिया को यूटिलाइज़ करके मेरा एम ये होगा कि उस एरिया को यूटिलाइज़ करें। हुँ, यूटिलाइज़ करने के बाद उसको ये करें कि एट लीस्ट 6 मंजिला तक तो सिर्फ पार्किंग होना चाहिए, सही। ताकि पार्किंग एरिया रिज़ॉल्व हो। जी, जिस पे वो 2 मंजिल जो है नीचे की वो एलोकेट करें बाइकों को, जी, उससे ऊपर वो एलोकेट करें गाड़ियों को। फिर उसके ऊपर वो अदालतें बनाएँ। जी, एक फुल ठीक। फ्लेश हाई राइज़ बिल्डिंग बनाएँ 20 फ्लोर तक की। हुँ, तो फिर हमारा ये है कि हमारे यहाँ से पूरा रश रश वहाँ पर शिफ्ट होगा, ये जगह हमारी वेकेंट हो जाएगी। साइलिन को बिठाने के लिए बाकायदा तौर पे एक जगह-जगह जो है ना एक रूम्स बनाना चाहिए सेपरेट जिसमें हुँ, एसी लगे होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ मैं प्रोसिक्यूशन के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, वो मेरे बिल्कुल भाई हैं, आप यकीन करें प्रोसिक्यूशन बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ जी, होगा। एक 17-18 ग्रेड का अफ़सर बाहर कुर्सी डाल के टेबल लगा के बैठा होगा, ये बिल्कुल। हमारे लिए शर्म का मकाम है, बल्कि एक एसएचओ, जी, ठीक है, उसका इतना बड़ा कमरा होता है क्या करा? अब आप ये कह दें वो एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसको बड़ा कमरा हुँ, दिया हुआ है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है आप उसकी बेइज़्ज़ती करोगे? सही। मतलब आप तो उसकी इज्जत उतार रहे हैं ना। जी, एक इतने बड़े अफसर को आपने बाहर कुर्सी टेबल पे रख के बिठा दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी हमारे प्रोसिक्यूशन है जैसे ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, साउथ का हो, सेंट्रल का हुँ, हो, मलीर का हो, मलीर तो खैर अलग डिस्ट्रिक्ट लग गया बिल्कुल, ये भी सारे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन ये चार दीवारी में तो एक है, ईस्ट साउथ। इन सब के लिए बाकायदा-बाकायदा एक अलग से डिपार्टमेंट्स होना चाहिए हैं, एक अलग से इनकी बैठने की जगह होना चाहिए, प्रॉपर जहाँ वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हो,
वहाँ का प्रॉपर एलोकेशन की टाइमिंग होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जिस प्रोसिक्यूटर से आपको मिलना है वो आप उस कमरे में जाए, वहाँ जाके उनसे मिल ले। काफी हद तक कोशिश की है, लेकिन इसमें ये कामयाब अभी भी नहीं हो सके हैं। और अगर मैं अभी का सूरत हाल देखूं तो आप देखें सिटी कोर्ट में हर जगह पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल। वो हमने केएमसी को भी एप्लीकेशन भी लिख दी, वो भी फॉरवर्ड हो चुकी है एप्लीकेशन, लेकिन प्रॉपर तरीके से निदान होना चाहिए है आपका यहाँ पर। मैं तो ये कहूंगा, मैं ये चाहूंगा, और बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर मैं आता हूँ तो, कि एक प्रॉपर सीवरेज सिस्टम ऐसा हो कि वो साइड लाइन में सारा पानी आ रहा हो और ढलान ऐसी हो कि पानी पूरा वहां पर उसका हल किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे मंशूर में जो शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एजुकेट यंग लॉयर्स। मैं जगह जगह लेक्चर्स भी देता हूँ, जाके यूनिवर्सिटीज में भी अलग अलग जगहों पर मैं लेक्चर देता हूँ। जितने भी हमारे यंग लॉयर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए। वो ये ना हो कि वो फाइलें पकड़ के सीनियर्स के पीछे चल रहे हैं जी। उनकी ऐसी ट्रेनिंग करी जाए कि वो 6 महीने से साल भर के अंदर फौरन ही वो केसेस के अंदर अपियर होना शुरू और अपने अपने केसेस अपने अपने चैम्बर खोलें और केसेस चलाना शुरू करें। इससे हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा प्रैक्टिस का। जो पैटर्न ये चल पड़ा है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि माशरे में चल रहा है, ये सारा का सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा अगर लड़का एजुकेट हो गया तो। और मेरा रुझान यही है इस तरफ कि मैं इंशाअल्लाह ताला हर महीने जीतने के बाद मैं कराची बार में एक जरूर, मैं जो हमारे कोई भी अगर एमएमसी हमारे बनेंगे जो एजुकेशन कमेटी के, उनसे हर महीने एक, कम से कम मेरा वादा है, एक जरूर मैं ऐसी वहां पर एक गैदरिंग, या आप ये कहने के लोगों को इनवाइट करके, सब तमाम यंग लॉयर्स को इनवाइट करके पढ़ाने के लिए एक सेशन ऐसा रखूंगा जिसमें मैं सीनियर वकला को बुला के बाकायदा उनसे लेक्चर करवाऊंगा। ताकि सर हर कैंडिडेट के आने से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे कि अभी आप फरमा रहे हैं, तो इस पर कुछ अमल दरामद भी होगा या सिर्फ? मैंने दावे वो किए जो मेरे हाथ में जी। एक तो एजुकेशन वाला दावा जी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है यंग लॉयर्स को पढ़ाकर आगे लेके आना। ये मेरे हाथ में हर महीने ऑर्गेनाइज करना। मैं वैसे भी ये ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ, आने के बाद सेट पे इंशाल्लाह ताला और ज्यादा इस पे काम करूंगा। दूसरी बात जो है, ये पॉलिसी अप्रूव पॉलिसी है, ठीक है। ये जो प्लाजा बना रहे हैं, इस प्लाजा में अगर मैं कमेटी के अंदर आ गया तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ये आइडिया दूं कि 6 मंजिला ये पूरा इमारत को प्रॉपर तरीके से इसको बनाया जाए। तीसरी चीज ये है, पार्किंग मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमें बंदे ऐसे चाहिए होते हैं स्ट्रांग। हमें वहां पर थोड़ा सा आप ये कह लें कि सख्ती अगर करेंगे तो निजाम अपने आप बेहतर हो जाएगा। चौथी चीज ये है कि सिक्योरिटी जो लैप्सेस हैं, आप देखें, हम कोई भी बंदा जो है वो गन ला के अंदर आ सकता है, दरवाजा बात नहीं करता जी। बिल्कुल, मावे गुटके के लिए रोक लेते हैं और पिस्टल लेके कोई भी आ जाए, वकील के कपड़े पहन के कोई भी आ जाए, कौन रोकेगा? नहीं रोकते। तो भाई आप एटलीस्ट जो अंदर आने के जो है उस पर प्रॉपर, या तो वहां पर रेंजर्स खड़ी हर दरवाजे के ऊपर। सर, वकला के एतमाद और इत्तेहाद से अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो वकला का इत्तेहाद और इत्तेमाद के साथ उनका नजरें आपके ऊपर होंगी, तो आप वकला बिरादरी के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे, जैसे कि झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं? ये मैं बताऊँ जी। मैं सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ झूठी एफआईआर जी। जितनी भी ये झूठी एफआईआर कटवाई गई हैं हमारे वकला बरादरी के ऊपर, इनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और अपने टेन्योर में मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा कि ऐसी कोई भी झूठी एफआईआर किसी भी वकील के ऊपर ना हो, कोई भी झूठी एफआईआर ना हो। और खुदा ना खास्ता अगर होती है, ऐसा होता है, खरकाती हो जाती है, तो फिर मैं ये वादा करता हूँ कि उस वकील के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हो जाऊंगा और कोर्ट से वो वाली एफआईआर हम सी क्लास या बी क्लास में कन्वर्ट करवा के रखेंगे। सर, बेंच और बार के बारे में आपका क्या राय है? ये बेंच और बार आप ये कह लें कि ये एक ही, ये बिल्कुल दो भाइयों की तरह है। अच्छा, बेंच की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने बेंच को भी सर्व किया है, बेंच की अगर बात करूं तो बेंच की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो प्रॉब्लम है कि हमारे जजेस, मेरे प्यारे भाई जितने भी, उनके पास बैठने की जगह नहीं है सिवाय डीएस के, जो हकीकत है। 4 डीएस हैं, मजे से बैठे हुए चारों अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन बाकी अगर आप हाल देख लें एडीजेस का, सीनियर सिविल जजेस का, सिविल जजेस का, आप इनके चैम्बर कभी अगर हुआ इत्तेफाक आप विजिट करें, देखिए एक चैम्बर में 4-4, 5-5, 6-6 लोग जो है ना, एक चैम्बर में 4-4 लोग हैं। आप कराची वेस्ट का हाल देखें, कराची वेस्ट में मैं काफी अगर जाता हूँ तो एक चैम्बर में आपको 4-4
से जजेस भी जी मिलेंगे। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। हम्म, और मैं ये कहूँगा कि एक एक जज होता है, उसकी एक बड़ी इज़्ज़त होती है, तो उसकी इज़्ज़त और वक़ार के हिसाब जी से उसको चीज़ें भी सर्व की जाएँ। अगर मैं बात करूँ हमारे हैदराबाद से, अगर आप आगे चले जाएँ, हैदराबाद वगैरह इवन जी दिल्ली में भी चले जाएँ, बहुत अच्छे गौशाला चैम्बर हैं, जी बहुत अच्छी कोर्ट्स हैं, लोग फिर इज़्ज़त भी आपकी उसी जी तरीके से करते हैं और ये हकीकत है। जी। इसमें इसमें 2 कोई राय नहीं है, ये हकीकत है। हम्म, तब आप इज़्ज़त उनकी उनकी आप करें, उनको आप और हमारा बाहर का काम है उनकी इज़्ज़त, जी बिल्कुल। उनकी इज़्ज़त करवाना बाहर का। अभी अल्लाह का शुक्र है हमारी एक साथ हम साथ मिलकर चल रहे निचली हैं। अदालतों की बात अगर की जाए, निचली अदालतों में सिविल कोर्ट की अगर बात की जाए, फैमिली मुकदमात के साथ सिविल मुकदमात की भरमार पाई जाती है। इन मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? मैं एक बात बताऊँ आपको, आपने देखा होगा पहले 1.5 करोड़ फिर 6.5 करोड़ और अब अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन हो गई है कराची। जी अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन की वजह से पता नहीं कितने हज़ारों केसेज़ जो ऊपर हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जी। वो सारे के सारे नीचे आ गए सीनियर सिविल जजेस के पास या हम्म सिविल जजेस के पास हम्म फर्दर कन्वर्ट जो 1.5 करोड़ से नीचे सिविल जजेस के पास दिया है। अच्छा, अब इनको हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। ये तो माजी से रोना गाना चलता चला आ रहा है सर। पहले जजेस कम थे, हम्म। पहले जजेस बहुत कम थे। एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 होते थे। जी आज माशाल्लाह से सीनियर सिविल जजेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, एडीजस की ज़्यादा है। और उसमें मैं ये वाली बात बोलना चाहूँगा एक और कि अ, अगर राइट टाइम पे प्रमोशन किया जाए, जी। क्योंकि राइट टाइम पे प्रमोशन नहीं होता, 10-10 साल तक एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं। राइट टाइम पे प्रमोशन किया जाए और जो रिटायर्ड जितने भी जजेस वगैरह बैठे हुए हैं, उनको पोस्टें नहीं दी जाएँ। हम्म। 93 के करीब स्पेशल पोस्टें बनती हैं। एग्ज़ैक्ट नंबर लेकिन 90 के जी। करीब तो बनती हैं। ये स्पेशल पोस्टों पे जितने भी हमारे डीजेस हैं उनको बिठाया जाए, हम्म। जो करंट अभी मौजूदा अपने टेन्योर में रिटायर्ड हैं उनको बिठाया जाए, तो नीचे से सीट वेकेंट होगी, नए जजेस आएंगे, स्पेस फिल होगा और काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। दूसरी ये कि एमआईटी अपनी पॉलिसीज को फुली डिस्क्राइब करे हम्म और उसमें फ़ायदा ये होगा कि एक टाइम ड्यूरेशन दे दे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी काम कर रही है और हम्म वाकई में काम कर रही है, आपको हम्म। काम होता हुआ नजर भी आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि लंबी लंबी डेट पड़ रही है। अगर आप रेंटल मुकदमा में जाएँ तो उसमें भी टाइम फिक्स है। से अपना आप देखें, अब इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, काफ़ी हद तक यंग ब्लड करवा रहा है। लेकिन सर इत्तलात मौजूद हैं कि जज साहिबान अपनी जिम्मेदारी से काम अवेल नहीं कर पा रहे हैं। बुनियादी वजूहत क्या है कि क्यों देखिए, हर जगह पर अगर आप देखें, तो अगर डबल 100 लोग जजमेंट हैं, आ रही हैं? हाँ, 100 नहीं, डबल जजमेंट तो अगर 100 लोग हैं, हम्म तो 100 में से 10 तो खराब हर जगह, हम्म हर कोई तो अच्छा नहीं है। तो खराबी तो आपको नज़र आएगी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। उसके लिए बेहतर सोल्यूशन ये है कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, जी। उन जजेस की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, उनके लॉ इक्विपमेंट को बढ़ाया जाए। हम्म। गलत अगर जजमेंट पास कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास फोरम है अपील का, हम अपील में जाके उसको जी सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। लेकिन कोई अगर गलत जजमेंट जज पास कर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग ज़रूर होना चाहिए जी बिल्कुल। ताकि वो ऐसी गलतियाँ ना करे। सर हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज़ायद मुकदमा इल्तवा का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज़ायद मुकदमा इल्तवा का शिकार हैं। नए और पुराने मुकदमा को कैसे निपटाया जाए? इस पे टाइम फ्रेम कर दें और हम्म जजेस की तादाद बढ़ा दें। सिर्फ हम्म 2 ही चीज़ें हैं। हाई कोर्ट में देखें हमारे गिनती के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में 17, हाई कोर्ट के अंदर अगर आप देख लें 40। तो ये गिनती के जजेस हैं। हम्म और इसके अलावा पूरे सिंध को फिर देखना है आपको। फिर उन जजेस का अब सिटिंग इतने कम जजेस, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी केसेस कैसे हल करेंगे? हम्म। कैसे? भाई क्वांटिटी बढ़ाओ। अब क्वांटिटी बढ़ाएँगे, बात आ जाएगी गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी के सब ऊपर कि पैसा नहीं है, इतना पैसा सुप्रीम कहाँ कोर्ट से। के जज साहिबान की तादाद 32 हो चुकी है सर, 17 हाँ, नहीं है। सही कह रहे हैं, जी सही कह रहे हैं, जो अभी जो लेटेस्ट जी भर्ती हुई है, जी। सही कह रहे हैं, लेकिन 32 भी एनफ नहीं है। हम्म दिस इज़ नॉट एनफ। अगर फर्ज़ करें, अगर ये 32 जजेस से आप 65,000 केसेस करवाएँगे, तो हम्म। आप एक जज को कितना आप कर रहे हैं, आप बताएँ ना। एक जज के ऊपर कितने केसेस आ रहे हैं? वो बेचारा क्या करेंगे? 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। इनका काम क्या है सर? देखिए, 26वीं जो ये तरमीम है, पहले ये एक जी कंट्रोवर्शियल ये तरमीम कैसे लाई गई, कैसे इसकी एप्लीकेशन की गई, कैसे सिलेक्शन की गई, इस बारे में मैं अभी कोई कहना नहीं राइट। चाहता। सर वकला के मसाइल किस तरीके से हल किए जा सकते हैं? देखिए, मुगला के मसाइल हल करने का तरीका ये है कि
एक बात, जी हमारा जो बार है वो थोड़ा एक्टिवली वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स के लिए काम करे जी और ज्यादा ध्यान वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स में दे रादर देन अदर इशू। हम्म, तो मुझे लगता है कि अगर हम वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स पे काम करेंगे तो काफी हद तक हमारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, जो हम अब नहीं कर रहे हैं, जो हम्म, ये नजर भी आ रहा है। अभी भी मैं सुबह सिटी कोर्ट से आ रहा था तो जगह जगह पानी पड़ी, बिल्कुल गंदगी पड़ा हुआ था, जी। कोई इंसानी हाल नहीं था, जगह जगह कचरा ट्रैफिक पड़ा, के निज़ाम बुरी ट्रैफिक तरह के निज़ाम। मुतासिर है। और दूसरा ये है कि बुकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ऐसे 8-10 और मैं तो कह रहा हूँ हम्म, उन कानून में फायदा ये होगा या इनमें ही और अमेंडमेंट लाके इनमें ही क्लॉज ऐड करवाए जाए ताकि एक प्रॉपर सिनेरियो बने, एक प्रॉपर तरीके से हम चले। तो मुझे ये लगता है कि काफी हद तक अगर हमारी बार एक्टिव हो जाए तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं आता हूँ तो मैं बुकला के वेलफेयर के लिए ज्यादातर काम इंशाल्लाह। करूँ इंशाल्लाह। मेरा सर, ऑब्जेक्टिव है। अदल और इंसाफ दो पहलू हैं। अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कहाँ इंसाफ के में कहाँ रुकावटें पैदा होती हैं और इनको कैसे हल किया जाए? देखिए, हमारा ये जो सवाल है ना, ये इसके इसमें क्रिमिनल की लाइन अलग है और सिविल की लाइन अलग है। अलग है। आपने देखा होगा बहुत सारे हादसा होते हैं, वीडियो कैमरे में रिकॉर्डिंग आई हुई है, फिर भी बंदा बरी हुआ है। हम्म, सिविल में भी ऐसे ही होता है कभी कभार। सिविल तो जी। खैर एक अलग ही, क्रिमिनल में आप देखते होंगे, आपने देखा होगा एक केस हुआ था, वो बलूचिस्तान का था, आई थिंक, मेरे ध्यान में हम्म, नहीं है, जहाँ पर वो गाड़ी वाले ने उड़ा दिया था एक अफसर ने, जी नॉट अफसर, वो बड़ा आदमी था, उसने उड़ा दिया था, वो अफसर मर गया, शहीद हो गया। क्रिमिनल के अंदर जो बर्डन होता है, जो केस को प्रूव करने की जो जी। होता है, वो होता है हमारी प्रोसिक्यूशन के ऊपर एंड पुलिस। हम्म, हमारी पुलिस की नाअहली की वजह से साफ नहीं मिल पाता। तो सर आप क्या समझते हैं कि पुलिस इस्लाहत की फौरी ज़रूरत है? 1934 का कानून अभी भी कानून चला है मौजूद है, बिल्कुल। यार, मतलब इनको क्राइम सीन को किस तरीके से कैप्चर करना है, इनको इल्म ही नहीं है। हम्म, आई एम नॉट सेइंग ऑल, नहीं, अभी आपने फरमाया कि गुटखे के लिए तो रोक लेते हैं, रोक लेते असले के हैं, लिए। लेकिन जी मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। जी मेजोरिटी में आप देखें, ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है। जी हमारे ये सीएसपी अफसरान भर्ती होते हैं, इनको चाहिए कि इनको पढ़ाएं यार, जी इनको प्रॉपर दें। और अगर आप देखें, मैं ये कहता हूं कि सीएसपी अफसरान जो भी है, जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता जी। है, जो पुलिस में आता है, उसकी बकायदा 2 साल का कोर्स होना चाहिए है, उसको पता होना चाहिए राइट। कि हमारे लॉस क्या क्या है जिनसे हमें डील करना। उनको नहीं पता होता। सर, अदलिया का फ्यूचर आपकी नज़र में क्या है? अदलिया का फ्यूचर, देखें आप, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें, मैं दोनों को तीनों सेपरेट करूं, तीनों तीनों की बात करें। जी अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर काफी हद तक रिफॉर्म्स आ रहे हैं और इन्होंने अब ये अच्छी चीज कर दी है कि ये बाकायदा टेस्ट लेके मेरिट के ऊपर लोग को देते हैं। हम्म, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये मेरिट का निज़ाम कायम रहा सिंध के अंदर, मेरिट का, जुडिशरी के अंदर मैं जी बात कर रहा हूँ, सिंध के अंदर मेरिट का निज़ाम कायम रहा जुडिशरी के अंदर, तो काफी हद तक आने वाले वक्तों में हमारा जुडिशल का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, जो अभी भी बेहतर हो गया, एक से एक काबिल होता बैठ गया। जी हाँ, ये बातें गलतियां करते हैं, गलती हर इंसान से होती है, इल्म में फर्क होता है, हम्म, वो बिल्कुल सही बात है। हम्म, अगर मैं बात करूं हमारे हाई कोर्ट की जजेस की, तो हाई कोर्ट के जजेस के सिलेक्शन के लिए भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। जी आपने देखा था 26 में क्या क्या जी चीजें जी हुई थी, बिल्कुल मैंने फिर से कह रहा हूँ, आई डोंट। जी। तो उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्राइटेरिया हम्म, मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे, नो हम्म, डाउट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मेंशन है। लेकिन ये है कि इसके लिए भी मैं तो ये एडवाइस करूंगा हाई कोर्ट जज के लिए भी, हम्म, एक प्रॉपर टेस्ट अनाउंस कर दो हम्म, और बिठाएं, उस टेस्ट में जो क्वालिफाई हो वो हाई कोर्ट का जज बने। सही है। ऐसे अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये अगर चेंज लेके आए जी। तो फिर तो बात बनती। तो सर कैसे लाया जाए? अब ये तो हमारी असेंबलीज का काम है, इसमें हम क्या कर पार्लियामेंट सकते का हैं, काम है जी। पार्लियामेंट का काम है। देखिए, एक सिविल जज बनाना है, जी। वो 3 टेस्टों से गुजर रहा है। हम्म, एक हाई कोर्ट का जज बनाना है तो कोई टेस्ट नहीं, जी डायरेक्ट सिलेक्शन है, राइट। फेवरेटिज्म हर जगह है, नजर भी आती है, हम्म, दिखती भी है। लेकिन ये है कि अगर मैं बात करूं हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की भी बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट की भी बेहतर है। सब जजेस, अब मैं तो ये कहूँगा क्वांटिटी को बढ़ाया जाए।
और एक ये मेरा एक स्टांस है कि एक टेस्ट अनाउंस कर दें हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी, एक टेस्ट, बिल्कुल एक टेस्ट अनाउंस करें, जो क्वालिफाई करे वो सारी क्राइटेरिया मीट करने के बाद एक टेस्ट भी रख दे फाइनल, जी कि ये टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा सर, ये अगर क्वालिफाई। बात की जाए आपकी, तो आपकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने आपको कोई ऑफ़र दी, और अगर आइंदा अगर हुकूमत आपको कोई ऑफ़र देती है एडिशनल एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, तो आप उसको कबूल करेंगे या? देखें, अभी तक ये कह लें कि फिल वक्त तो अभी तक नहीं देंगे। अगर उस वक्त लगेगा मुझे कि ये मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है तो मैं उसको जरूर अपनाऊंगा। सर, कश्मीर में बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़िर हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? देखिए, मसला हल के कश्मीर तो सिर्फ एक ही है कि पूरा कश्मीर हमारे पास, यही है। वरना यहाँ पर जो है वो हंगामे और लड़ाइयाँ और बॉर्डर्स के मैच करने की वजह से ये हर वक्त लोग इसको सामना करना, ये किसी तरीके से भी अगर हमें पूरा कश्मीर मिल जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो मसला सॉल्व हो जाएगा। राइट। दूसरी ये चीज़ है कि मैं कश्मीर गया था, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत जगह, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर एक मेरा दिल भी रोया ये देख के कि हल्का सा दरिया है सामने, एक रिश्तेदार है, तो दिल बड़ा दुख की बात थी, बड़े दुख की बात थी। तो अगर ये पूरा हिस्सा हमारे पास आ जाता है, मुझे लगता है कि सिर्फ यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। सर, अगर बात की जाए अफवाज पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जी, कश्मीर के हवाले से आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं, इससे कुछ राहें हमवार होंगी? लेकिन ये तो हम काफ़ी अर्से से कर रहे जी। हैं और अभी भी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये स्टांस अच्छा है, हम्म, और पहले भी हमारे जितने भी आर्मी स्टाफ के अलावा हमारे प्राइम, इन्होंने भी काफ़ी पहले जी। आवाज़ें उठाई थी, बिल्कुल उठाई हैं और अभी भी उठा रहे हैं। लेकिन आवाज़ें उठाने से कुछ नहीं मिलेगा, हम्म, आप जब तक कुछ करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही है। तो अब आलमी सतह वाले आप देखें, आलमी सतह पे तो आवाज़ फ़लस्तीन के लिए भी उठ रही है, क्या जी। हो? तो बम पे बम मारे जा रहे हैं, वो किसी की थोड़ी लेना, और ये आलमी सतह पे आवाज़ें उठाई जा रही है। जब तक आप खुद कुछ नहीं करते, कुछ नहीं होता। ऐसे ही है। सर, वकला के लिए आपका क्या पैगाम है? नए आने वाले वकलों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नए आने वाले वकला को सिर्फ एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई, अपने आप को अगर मजबूत करना है, अपना नाम करना है, तो आप प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। सियासी चीज़ों में अगर आप सियासत में जाना, इट्स वेरी गुड, आप सियासत में जाएँ। लेकिन जब तक आप प्रॉपर तरीके से एजुकेशन को हासिल नहीं करते और पेशेंटली इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। तो आप आएँ, और एक पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि शॉर्टकट पे बिल्कुल ना जाएँ। जी। आप आएँ, आप इस ज़हन से आएँ कि कम से कम 2-3 साल तक आपको सीखने को मिलेगा। स्टाइपेंड आपको मिलना चाहिए, उसके मैं हक में हूँ, बिल्कुल हक में हूँ। आपके सीनियर्स को चाहिए कि आपको सैलरीज़ दें, जी। उसके भी मैं कहता हूँ। मैं तो सारे सीनियर से बोलता हूँ कि यंग लड़कों को सैलरीज़ दो, हम्म, ताकि वो इनकरेज हों। राइट। उनको सैलरी देना चाहिए, स्टाइपेंड उनकी होना चाहिए, ताकि वो आएँ। और हाँ, करप्शन से दूर रहें, राइट। करप्शन से दूर रहें। करप्शन हमारे मुल्क को ख़त्म कर रही है, करप्शन से दूर रहें। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इन सबको कामयाब कश्मीरी करेगा। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? कश्मीरी मेरे भाई हैं, हम्म, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। हम पहले भी खड़े हुए थे, हम आज भी खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि कश्मीर, पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला हम सब एक। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजी। थैंक्स।